नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन प्रदेश में जिस तरह अभी से सियासी माहौल बनना शुरू हुआ है, ऐसे में लग रहा है कि मानो वहां कुछ ही दिनों में चुनाव होने। राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी और मौजूदा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी वैसे तो काफी पहले से ही बंगाल में चुनावी मूड में आ चुकी थी, मगर अब एक तीसरा प्लेयर भी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए उतर आया है। एक वक्त था जब इस थर्ड प्लेयर की बंगाल की सियासत में तूती बोलती थी। प्रदेश की सत्ता पर एक छत्र राज हुआ करता था। ऐसे में अब की बार ये तीसरा खिलाड़ी एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए नए सिरे से रणनीति पर काम करना शुरू कर चुका है। आखिर कौन है ये तीसरा प्लेयर और कैसे बीजेपी और टीएमसी को चुनौती देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है? देखिए, बैटल ऑफ बंगाल बिगिंस। बंगाल में भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। आप एक तीसरा विकल्प चाहते हैं। जो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी। सीपीआईएम থাকবে। पश्चिम बंगाल का सियासी रण 26 में टेंशन देगी थर्ड ऑप्शन। बंगाल के सत्ता की पुराने खिलाड़ी टीएमसी बीजेपी को देगी टक्कर भारी। फिर से लाल झंडा फहराने की तैयारी। किसका खेल बिगड़ेगा अब की बारी? लाल झंडा यानी वामपंथ यानी बंगाल के सत्ता पर दशकों तक राज करने वाला। एक समय था जब पश्चिम बंगाल की सियासत का जिक्र आते ही वामपंथ अपने आप जहन में उभर कर आ जाता था। एक समय था जब बंगाल की सियासत को वामपंथ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए 1977 से 2011 तक यानी 34 साल तक बंगाल पर वामपंथ का एक छत्र राज रहा। लेकिन 2011 के बाद बंगाल की सियासत से वामपंथ ऐसे गायब हुआ कि आज प्रदेश की विधानसभा में मौजूदगी तक नहीं है। यानी 34 साल तक बंगाल में मजबूती के साथ राज करने वाली सीपीआईएम पिछले 14 सालों से प्रदेश में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई को अब बेहद ही मजबूती के साथ लड़ने का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सियासत में कमजोर पड़ रही बीजेपी और दीदी की हर सियासी चाल की काट के लिए रणनीति बनाई गई। दरअसल सीपीआईएम ने आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2026 के इलेक्शन के लिए अपना एक रोड मैप तैयार किया है, जिसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अपने तेज तर्रार नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम के कंधों पर दी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम ने अपने 27वें राज्य सम्मेलन के समापन पर पश्चिम बंगाल में 80 सदस्यीय नई राज्य समिति की घोषणा की, जिसमें पोलित ब्यूरो सदस्य मोहम्मद सलीम को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर राज्य सचिव चुना गया। 80 सदस्यीय राज्य समिति में 14 महिलाएं शामिल हैं। वहीं समिति में कुल 11 नए चेहरों को जगह दी गई। इन ऐलान के साथ सीपीएम पार्टी ने बंगाल में चुनाव के पहले पार्टी को नए क्लेवर के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन मोहम्मद सलीम को फिर से राज्य का सचिव बनाकर पार्टी ने पुराने चेहरे पे भरोसा किया है। वहीं पार्टी के राजनीतिक कार्य मानते हैं कि बंगाल में उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ने वाली पार्टी बीजेपी से है। ऐसे में माकपा के मोहम्मद सलीम ने नेतृत्व में वापसी की तैयारी की है। सीपीआईएम ने राज्य में वापसी के लिए एक नया संगठनात्मक खाका भी तैयार किया। बीते दिनों पार्टी की एक बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राज्य और जिला स्तर पर विशिष्ट समितियां बनाने और एक केंद्रीय शोध टीम बनाने की बात कही गई।
एक रिपोर्ट के मुताबिक माकपा ने राज्य में वापसी के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही। इसके लिए पार्टी ने खुद अपने स्तर पर एक सर्वेक्षण करवाया है। चूंकि 2011 के बाद कोई आधिकारिक जनगणना रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं करवाई, इसलिए पार्टी ने खुद अपने सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य के हर गांव, पंचायत और क्षेत्र में लोगों के बारे में विस्तृत आंकड़े जुटाए। इससे पार्टी को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में किस समुदाय की संख्या ज्यादा है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। इस डेटा के आधार पर पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करेगी और राज्य भर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएगी। सीपीआई-एम चूंकि सालों तक बंगाल पर राज कर चुकी है, लिहाजा मौजूदा वक्त में थोड़े बहुत ही सही लेकिन पार्टी का अपना जनाधार है। ऐसे में माकपा अब अपने पुराने जनाधार को वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली, जिसकी कमान मोहम्मद सलीम को सौंपी गई। 25-এর মঞ্চ থেকে বলছি 26-এর কথা, ভবিষ্যতের কথা, বাংলার ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের অনাগত ভবিষ্যতের কথা, নতুন প্রজন্মের কথা, তাদের ভবিষ্যতের কথা এবং সেটা করতে হলে আমাদের তো আর খেলা হবে বলতে পারবো না, আমাদের মানুষ নিয়ে কারবার। সুতরাং মানুষের কাছে যেতে হবে। इसी सोच के साथ सीपीआई-एम 2026 के चुनावी मैदान में उतरने वाली, इसलिए पार्टी ने मोहम्मद सलीम को फिर से राज्य सचिव बनाया, क्योंकि उन्होंने पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा दिया है। सलीम के नेतृत्व में पार्टी में नए चेहरे सामने आए हैं, जो युवा संगठन और छात्र संगठनों में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि 2021 विधानसभा चुनावों में पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली और सलीम को भी मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी उन्होंने पार्टी के भीतर युवा नेताओं को आगे लाने की दिशा में काम किया। पार्टी सूत्रों की माने तो भले ही सलीम के कार्यकाल में चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और युवा नेताओं को बढ़ावा मिला और ये प्रक्रिया जारी रहेगी और पार्टी का संगठन मजबूत होगा। लेकिन सीपीआई-एम का बंगाल में मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के साथ। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की माने तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बाद मौजूदा वक्त में तीसरा विकल्प वामपंथ ही है। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष और आंदोलन और आरएसएस और बीजेपी की ये सांप्रदायिक जो खतरा है, उसके खिलाफ डट के संघर्ष और आंदोलन करने के लिए हमने फैसला लिया है। बंगाल में भाजपा का विकल्प तृणमूल नहीं है और तृणमूल का विकल्प भाजपा नहीं है। आप एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, जो तीसरा रास्ता है वो है वामपंथी और जनवादी विकल्प, वामपंथी जनवादी कार्यक्रम और वामपंथी और जनवादी नीतियां। यही संघर्ष आपकी है और पूरे देश में हमारी पार्टी इसी के लिए काम करेगा। जाहिर है सीपीआई-एम अब की बार आने वाले चुनाव में न सिर्फ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने वाली है, बल्कि सत्ता में वापसी के लिए हर संभव रणनीति पर भी काम कर रही है। लेकिन बंगाल की मौजूदा सियासत में वामपंथ का पुनर्उदय उतना भी संभव नहीं है। जानकारों की माने तो सीपीआई-एम ने जो बंगाल के लिए अपनी नई समितियां बनाई हैं, उस समिति को आने वाले समय में दो परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें पहला ये कि 2026 में अकेले चुनाव लड़े और दूसरा ये कि बंगाल में कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन जारी रखे, जो 2016 के विधानसभा चुनावों के बाद से शुरू हुआ था। इस मामले पर फैसला अप्रैल में तमिलनाडु के मदुरई में होने वाली बैठक में होने की संभावना है। हालांकि पहले से ही संकेत ये मिल रहे हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अकेले चुनाव लड़ने के पहले विकल्प को चुनेगा, जैसा कि आगामी पार्टी बैठक के लिए मसौदा प्रस्ताव में संकेत दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में जारी किए गए मसौदा प्रस्ताव में पार्टी नेतृत्व ने चुनावी समझ के बजाय आने वाले दिनों में एक स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। अब ऐसे में सवाल है कि बंगाल में अगर फिर से सीपीआई-एम मजबूत होती है और अकेले चुनाव लड़ती है, तो फिर इससे किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है। मोहम्मद सलीम जो है बहुत पुराने मार्क्सवादी नेता हैं और लगातार वो उनकी पकड़ सिर्फ बंगाल के सिर्फ बांग्ला भाषियों में नहीं है, हिंदी भाषियों में भी उनकी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ये चीज़ को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी
का जनाधार जिस तरह से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सीपीएम भी कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि उसका वोट बैंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मोहम्मद सलीम को ला करके, मोहम्मद सलीम चूंकि ऐसे एक नेता हैं जिनकी पकड़ हर जाति हर वर्ग में है और समाज के सभी लोग बंगाल में उनको पसंद करते हैं और एक बहुत बड़ा नाम है, तो कहीं ना कहीं एक सीपीएम के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा मोहम्मद सलीम का आना। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरह एक समय वामपंथ का एक छत्र राज रहा। जून 1977 से नवंबर 2000 तक ज्योति बसु लगातार 5 बार बंगाल के सीएम बने। उनके बाद 2000 से 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य सीपीआईएम की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस तरह तकरीबन 34 साल तक लगातार सीपीआईएम पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। लेकिन पिछले 3 चुनावों में सीपीआईएम का ऐसा हाल हुआ कि आज की तारीख में विधानसभा में मौजूदगी तक नहीं। आखिरी बार यानी 2006 में जब सीपीआईएम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी, तब उनके पास 294 सीटों वाली विधानसभा में 176 विधायक थे। इसके बाद 2011 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम का ग्राफ गिरकर सीधे 40 पर पहुंच गया। इसी चुनाव में बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी पहली बार काबिज हुई। इसके बाद 2016 के चुनाव में सीपीआईएम का ग्राफ और गिरकर 26 पर आ गया। आखिरी यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में तो सीपीआईएम का खाता भी नहीं खुला था। अब बारी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की है। देखना दिलचस्प होगा ही कि अब की बार के चुनाव में माकपा का लाल झंडा क्या कमाल कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।